मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हमारा ये एक्सपीरियंस रहा कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं तब शुरुआत में सब जोश में होते हैं कि मैं कैसे भी करके अगली पार्टी को जेल में भिजवाऊंगा। वो सोचते हैं कैसे ना कैसे करके अगली पार्टी को हैरेस करें। तो उस वजह से बहुत केसेस डालने का सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वुमेन साइड से आप महिला हैं तो आप सोचते हैं 498 ए की एफआईआर, डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर। यहीं आप अगर हस्बैंड के साइड से हैं तो आप अगर कस्टडी आपके बच्चे का लेके चले गए तो आप कस्टडी के एप्लीकेशन डालें, डाइवोर्स पिटिशन डालें और बहुत सारे अलग केसेस डालें। और अगर आप लॉयर्स के पास जाए तो वो भी आपको यही एडवाइस देंगे ताकि प्रेशर बने और अल्टीमेटली केस को डिसाइड करवा सके। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस से आखिर कुछ सालों बाद बहुत पार्टीज ठंडी हो जाती है और कहती है कि चलिए इससे अच्छा तो सेटल कर लेते हैं और काम खत्म करते हैं। यानी हस्बैंड एलिमनी देगा, कुछ अमाउंट देगा, कस्टडी का डिसाइड होगा और वाइफ केसेस विड्रॉ करेगी। 10 में से 8 केसेस में मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। और जहाँ पे ऐसा बहुत कम केसेस होता है जहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता है। एंड बीइंग अ फेयर काउंसिल और एक अच्छे वकील होके अच्छे वकील के स्वरूप में आपके लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप सेटलमेंट करें। अल्टीमेटली ये क्या है, ये आपका एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस है। लेकिन जब सेटलमेंट की बात आती है तब आप कंसिडर करेंगे कि एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करें और इसके अगेंस्ट कुछ लिटिगेशन नहीं हो। और इसलिए हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया है, और ये जजमेंट क्या है, इसमें ड्राफ्टिंग कैसे करी जानी चाहिए, ये बताया है आपके दिल्ली हाई कोर्ट में। वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट कुणाल चंद्रमानी और आप देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। ये वो पेज है जो आपको देता है छोटी से छोटी और बड़ी जानकारी लॉ के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कानूनी समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या के समाधान कर सकूं। शुरू करते हैं आज का ये खास इंपॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों। छत्रपाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2023 दिल्ली हाई कोर्ट, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अगर आप जजमेंट पढ़ना चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। मैं फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा इस केस के, मैं डायरेक्ट उस 10 पॉइंट्स पे आऊंगा जो दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस देते हुए बोला है कि किन बिंदुओं का आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, जो मीडिएशन ऑफ एग्रीमेंट करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला आता है नेम ऑफ द पार्टीज। जब आप कुछ एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं सेटलमेंट का, आपको नेम ऑफ द पार्टीज बिल्कुल सही और सटीक लिखना है। अगर आप मेन ऑफ द पार्टीज की बात करें तो 4 चीजें आपको लिखना बहुत जरूरी है। पहला फुल नेम, दूसरा फादर या हस्बैंड नेम, तीसरा एज और चौथा रेसिडेंस यानी आप कहाँ रहते हैं उसका पता। अगर आपका कुछ दो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल परमानेंट एंड टेम्पररी एड्रेस, तो दोनों आप उसमें लिख लीजिए। यानी 4 चीजें अगर दे रहे हैं तो आपके नेम की जो डिटेल्स है वो पूरी होती है। और हो सके आप हमेशा नेम के आगे आधार कार्ड नंबर जरूर मेंशन करें ताकि इस बात का वेरिफिकेशन हो जाए कि ये आप ही का है। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते समय। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है ऑलवेज अवॉइड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जनरली आप देखते हैं लॉयर्स जब ड्राफ्ट करते हैं पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि जब भी आप सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करें हमेशा इन वर्ड्स को अवॉइड करें। आप सीधा नाम लिखे कि किस किस में एग्रीमेंट हो रहा है, एक्स वाई जेड जो भी नाम है वो लिखिए, रेदर देन राइटिंग पिटिशनर एंड डिफेंडेंट। थर्ड पॉइंट, इंक्लूड ऑल डिटेल्स। आपके एग्रीमेंट में जो भी छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स जरूरी हो सकती है आप लिखिए। ये मत सोचिए कि एग्रीमेंट बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, शायद कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, आपको हर माइन्यूट डिटेल्स उसमें लिखनी है ताकि अगर डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज हो तो उस माइन्यूट डिटेल से भी आपका काम हो जाए। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, टाइम लाइन। आपको अपने एग्रीमेंट में टाइम लाइन लिखनी है कि जो हम जिस बात पे एग्री कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड क्या होगा। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं एक्स अमाउंट दूंगा और ये मुझे कस्टडी में लेगी या इस तरह से डिवोर्स होगा, तो आपको कंप्लायंस के लिए आपको फिक्स टाइमलाइन देना होगा, ना कि कुछ टेंटेटिव टाइम। कभी ऐसे वर्ड यूज मत करिए कि अगले 6 महीने में इफ पॉसिबल ये करेंगे। आप फिक्स डेट दीजिए ताकि उस एग्रीमेंट का कुछ दूसरा मीनिंग नहीं निकले। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने एग्रीमेंट में डिफॉल्ट क्लॉज डालना है। डिफॉल्ट क्लॉज क्या होता है, जब भी आपको एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं आप कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने हैं और आप ये लिखते हैं कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसे ही हम कहते हैं डिफॉल्ट क्लॉज। सो जब आप मीडिएशन यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो हमेशा आप लिखिए एक्स वाई जेड, अगर टर्म्स फॉलो नहीं हुई तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऐसा लिखने पे उस एग्रीमेंट की एक वैलिडिटी बढ़ती है। सिक्स बात आपको जो ध्यान रखनी है, मोड ऑफ पेमेंट।
जब भी हम सेटलमेंट करते हैं, हम फिक्स बात है कुछ ना अमाउंट का आपका लेन और देन होता है। भारत का कानून भी ये कहता है हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है तो एक एलिमनी दी जाती है। अब वो एलिमनी का अमाउंट कितना होगा, कैसे दिया जाएगा, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ पेमेंट, आप उसको चेक से दे रहे हैं तो चेक नंबर, कैश दे रहे हैं तो बैंक का ट्रांजैक्शन कुछ होना चाहिए, आरटीजीएस कर रहे हैं तो सो उसकी सारी की सारी माइन्यूट डिटेल्स मोड ऑफ पेमेंट की आपको देनी है, ताकि कोई फ्यूचर में उस पर डाउट या कंफ्यूजन नहीं हो। साथ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप लिखते हैं एग्रीमेंट पे कि हमने कुछ केस विड्रॉ करने वाले हैं, तो आपको ये सिर्फ यही नहीं लिखने का है कि मैं उन लोगों के खिलाफ केसेस विड्रॉ कर रहा हूं जिसके खिलाफ मैंने किया है। आपको ये भी लिखवाना है कि ये केसेस जो मैंने फाइल किए थे उन लोगों के खिलाफ भी विड्रॉ हो जाएंगे, जो हो सकते हैं फ्यूचर में इंक्लूड करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 490 की एफआईआर दर्ज करवाता हूँ फ्रॉम वुमेन साइड, और मैं दर्ज कराता हूँ कि हस्बैंड, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ पे, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता लगता है कि नरन ने भी तंग किया है और नरन का भी नाम बाद में आ सकता हो, तो क्या होगा? इसलिए जब आप सेटलमेंट एग्रीमेंट करवाते हैं तो हमेशा उसमें लिखें कि जिनके खिलाफ मैंने एफआईआर करवाई है, उसके अलावा वो सब जो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी मैं अपने इस केस को विड्रॉ कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम हस्बैंड साइड कि आप मेक श्योर करें कि आपकी वाइफ ये पॉइंट जरूर लिखे, अदरवाइज हो सकता है फ्यूचर में उन लोगों के खिलाफ वापस एफआईआर हो सकती है जिनका नाम इस एग्रीमेंट में नहीं हो। एट्थ बात आपको ध्यान रखनी है वो क्रॉस केस। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपस में काफी केसेस कराते हैं और क्रॉस केसेस भी होते हैं। तो आप जो जो केसेस विड्रॉ कर रहे हैं, जो खत्म करना चाहते हैं, उनकी पूरी एक डिटेल टेबल बना के आप डालिए और लिखिए कि ये केस इस कोर्ट में पेंडिंग है, इसका ये स्टेज है, हम इसको इस तरीके से खत्म करने वाले हैं। अगर आप वो प्रॉपर टेबलाइजेशन करके खत्म करेंगे तो वो एग्रीमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट बनेगा। नाइन्थ पॉइंट, रीड एंड अंडरस्टूड। यानी आप कुछ क्लॉज डलवा रहे हैं, जो मैंने इस एग्रीमेंट में लिखा है इसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है और मैंने इसको समझ भी लिया है, और फिर इसके बाद आप आगे जाके साइन करेंगे। यानी रीड एंड अंडरस्टूड ये क्लॉज को शो करता है कि आपने इस एग्रीमेंट को पढ़ा है, समझा है, ताकि फ्यूचर में ऑपोजिट पार्टी ये ग्राउंड ना ले कि मैंने एग्रीमेंट को साइन किया लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैंने क्यों साइन किया, कैसे किया, मुझे मीनिंग समझ में नहीं आई। टेंथ इंपॉर्टेंट इन लास्ट पॉइंट वो होता है साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। जब आप एग्रीमेंट साइन कराते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना है, बल्कि ये लिखवाना है हम ये एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं पूरी फैमिली के बिहाफ। फॉर एग्जाम्पल, आप हस्बैंड है और एग्रीमेंट कर लेते हैं यानी राजीनामा करते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिखने कि मैं ऑन बिहाफ मेरे ब्रदर या सिस्टर के बिहाफ पे कर रहा हूं, तो हो सकता है आपकी वाइफ फ्यूचर में जाके एक वापस केस लगाए। इसलिए जब आप कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं तो दोनों पार्टी के बिहाफ पे जो पूरी फैमिली होती है उनको इंक्लूड करें, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये 10 पॉइंट से अपना मीडिएशन यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, ड्राफ्ट करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, लीगल गॉसिप्स की टीम आपके लिए अवेलेबल है। मैं आपको नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर तो डाल ही दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर है मुझे हाई करिए, आपका प्रॉब्लम लिखिए, मैं आपको आपका सॉल्यूशन दूंगा। और वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नो योर राइट्स, विद मी यू विल अर्न इट।